जय हिंद दोस्तों, welcome to AP Academy. Today we are going to discuss about materials, that is metals and non-metals. आज हम लोग इस चैप्टर में मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इन सारे मटेरियल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इन मटेरियल्स के बनते हैं। जैसे आपने आयरन का नाम सुना होगा, एल्यूमिनियम का नाम सुना होगा, कॉपर का नाम सुना होगा। तो अब ऐसे और भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे सल्फर है, एल्यूमिनियम, आयरन, जैसे मैंने आपको बताया, कोल या कॉपर। तो अब इनमें से कौन से मटेरियल्स मेटल्स कहलाते हैं और कौन से नॉन मेटल्स कहलाते हैं? तो मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कहा जाए कि एक पर्टिकुलर जो मटेरियल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले जब हम लोग प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे थे, कि इतने सारे प्रोडक्ट्स प्लास्टिक के क्यों अवेलेबल है मार्केट में। क्योंकि प्लास्टिक का जो मटेरियल है उसकी वो किसी भी शेप में तब्दील किया जा सकता है, मतलब वो किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। तो ये प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ही जितने भी मटेरियल्स जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, उन सब की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करें किसी भी मटेरियल की, तो बेसिकली दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ही मटेरियल्स को डिस्टिंग्विश करता है कि मटेरियल मेटल होगा या नॉन मेटल। तो कोई भी मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल है, ये इस बात से पता चलता है कि उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सो यू कैन डिस्टिंग्विश मेटल एंड नॉन मेटल only on the basis of their physical and chemical properties. क्लियर? तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया ना, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, सल्फर हो, कोल हो, ये सब मटेरियल्स हैं। ठीक है। अब इनमें से कैसे बताया जाए कि कौन सा मटेरियल मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है? तो दोनों मेटल्स या नॉन मेटल्स, उनमें एक ही फर्क है, दैट इज द प्रॉपर्टीज, दैट इज फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल्स की या नॉन मेटल्स की, तो आपने देखा होगा कि ब्लैक स्मिथ, आपने देखा होगा कि जो लोग लोहे वोहे का काम करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो आयरन के पीस के ऊपर हथौड़ा मारता है। मतलब द ब्लैक स्मिथ हैज बीटिंग एन आयरन पीस। ठीक है। जो आर्टिकल जिसको आयरन का बनाना होता है, ठीक है, जैसे कि स्पेड है, शोवल है या एक्स है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आयरन के बनते हैं। क्लियर? अब आपने कभी नोटिस किया हो कि वो आर्टिकल्स को बीट करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है कि नहीं होता है? क्लियर? अब सिमिलरली आप उस आयरन की जगह कोल को ले लीजिए, कोयला जो होता है उसको ले लीजिए, ठीक, और उसको बीटन अप कीजिए। तो क्या कोयला भी उसी तरीके से चेंजेस होंगे कोयले में भी जैसे आयरन में हो रहे? ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि भाई आयरन को जब ठोकते हैं या आयरन को जब वो अपन बीटिंग करते हैं आयरन की, आयरन पीसेस की, तो उसके शेप में कुछ चेंजेस आते हैं। लेकिन वही अगर हम एक कोल को यूज करते हैं और उसको अगर हम बीट करते हैं तो उसमें उतने चेंजेस या उस तरीके के चेंजेस नहीं आते। क्लियर? अब उसके बाद अगर आप देखें, यहाँ पर एक और चीज भी दी हुई है कि जो आयरन या एल्यूमिनियम की जो वायर होती है, ठीक है, उसका शेप हमेशा बदल जाता है ऑन बीटिंग। जैसे भी कभी आप उसको बीटिंग करते हैं उसकी,
ठीक है, तो उसका शेप जो होता है आयरन का हो या एल्यूमिनियम की वायर का, उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इफ दे वेयर बीन बीटन हार्डर, दीज कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स। आपने देखा हो कि घरों में आपके मतलब आपने देखा हो जो कि कभी किसी स्वीट्स की दुकान में आप जाइए, तो स्वीट्स का जो ऊपर डेकोरेशन होता है किसी भी स्वीट्स का, तो वो सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो सिल्वर फॉइल एक्चुअली है क्या? वो एक सिल्वर ही है। उस सिल्वर को बीटन कर करके, हार्डरली बीटन कर करके उसको एक शीट फॉर्म में चेंज कर दिया है। या आप लोग के घरों में यूज होती होगी एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल आप लोगों के घरों में यूज होती होगी फॉर रैपिंग अप द फूड। एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल होती है, उसको यूज किया जाता है ताकि खाना गर्म करने के लिए यूज किया जा सके। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? मतलब आप देखें, चाहे आयरन हो या एल्यूमिनियम हो, इनको बीटिंग कर करके, मतलब इनको बीटिंग कर करके इनको एक शीट फॉर्म में चेंज कर दिया जा रहा है। तो ये जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, इसी को मेलेबिलिटी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। तो ये जो वो किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाए, मतलब किसी भी चीज को हम बीट करें और लगातार उसको बीट करते रहें, तो वो एक पर्टिकुलर शेप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेलेबिलिटी, जिसमें किसी भी मेटल को बीटन करके इनटू थिन शीट्स में बदल दिया जाए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मेटल की। लेकिन यही चीज अगर आप कोल के साथ करने की कोशिश करेंगे, तो कोल में वो चीज नहीं हो पाएगी। कोल में वो चीज नहीं हो पाती। क्लियर? सो द कोल यूज करें आप, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि कोल जो है वो मेटल नहीं हो सकता। कोल जो है वो मेटल नहीं हो सकता। मेटल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई एल्यूमिनियम एक तरफ देखा जाए तो वो बीटन होने पर वो शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन कोल नहीं हो पा रहा। इसका मतलब देर इज अ डिफरेंस। देर इज अ डिफरेंस। तो इसीलिए कोल क्या होता है? नॉन मेटल। क्लियर? इसके बाद अगर आप बात करें, आपने कभी नोटिस किया हो, मैंने इससे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि घरों में जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं, आप कभी भी नोटिस करिएगा, घरों में जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, उसके हैंडल्स हमेशा प्लास्टिक के बने होते हैं। ऐसा क्यों? मैंने आपको रीजन दिया था कि अगर उसके हैंडल मेटल्स के बने होंगे, मतलब जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कुकर की, अगर हम बात करें एक प्रेशर कुकर की, तो प्रेशर कुकर स्टेनलेस स्टील का बना होता है। क्लियर? और उसका हैंडल में ब्लैक रंग का कवर होता है जो कि प्लास्टिक का बना होता है। ब्लैक रंग का कवर होता है जो कि किसका? प्लास्टिक का या किसी और मटेरियल का बना होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि वो स्टील का क्यों नहीं बना? क्यों उसको स्टील का नहीं बनाया गया? क्योंकि मेटल्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने कभी भी घरों में, किसी भी घर में आपने कभी मेटल के स्विचेस नहीं देखे होंगे, इलेक्ट्रिक स्विचेस। क्योंकि अगर मेटल के स्विचेस आएंगे तो शॉक लग जाएगा। हमेशा प्लास्टिक के स्विचेस यूज किए जाते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बेकेलाइट का यूज किया जाता है। तो क्यों होता है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि मेटल के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर, चूंकि यूटेंसिल्स जब आप गैस पे चढ़ाते हैं तो वो चीज़ गर्म होती है, अगर आप वहां पर प्लास्टिक का हैंडल नहीं लगाएंगे तो वो हीट आपको भी फील होगी जब आप उसको टच करेंगे। क्लियर हो रहा? तो इसीलिए जो ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की,
कि दैट इज गुड कंडक्टर। क्लियर। तो इसीलिए और वही अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर। तो यहाँ पे फर्क क्या हुआ कि एक तो गुड कंडक्टर है जो कि हीट को ट्रांसमिट कर रहा है, और एक पुअर कंडक्टर है जो कि हीट की ट्रांसमिशन को रोक रहा है। तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हुई। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हुई। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस इज देयर इन देयर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? मेलेबिलिटी। मेटल को किसी भी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, बट नॉन मेटल को किसी भी फॉर्म में चेंज किया नहीं जा सकता। दूसरी बात, दे हैव अ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स। क्लियर। और एंड नॉन मेटल्स आर दी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्पेशली प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, या कहीं कहीं पर वुडन हैंडल भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप तवे अवे की बात करें तो तवा जो होता है वो, उसमें जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। क्लियर। ताकि आपको हर्ट ना हो सके। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी होती है जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ये प्रॉपर्टी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी मेटल को किसी भी वायर के रूप में चेंज किया जा सकता है, विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेटल की डक्टिलिटी। ठीक है। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के, कॉपर के वायर्स आपने देखे होंगे। क्लियर। जो यूज होते हैं। तो एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर्स क्यों यूज किए जाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डक्टाइल होता है। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक। इसके अलावा आपने देखा हो कि एक आयरन शीट को, जैसे अगर हम बात करें ये साउंड की, अगर हम बात करें साउंड की, तो आपने कभी देखा हो कि एक कोयला लीजिए आप, ठीक है, एक मेटल का कॉइन लीजिए, ठीक, और एक आयरन की प्लेट लीजिए, या प्लेट लीजिए आप, आयरन शीट लीजिए या प्लेट लीजिए, और उसको ड्रॉप करिए नीचे, मतलब उसको आप नीचे गिराइए, तो आपको एक अलग सा साउंड में डिफरेंस समझ में आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जो अलग सा साउंड है वो, उसमें डिफरेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है। मेटल्स जो होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं, वो हमेशा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। जब भी कभी उनको बहुत हार्ड आप कभी भी उसको उस पे हिट करेंगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने घरों में, आपने आई एम सॉरी, आपने टेम्पल्स में या आपने स्कूल्स वगैरह में देखा होगा कि पहले के समय में जो घंटी यूज की जाती थी वो मेटल की बनी होती, या आज भी मंदिरों में जो घंटी यूज की जाती है वो मेटल की बनी, बिकॉज मेटल हैज गॉट द रिंगिंग साउंड। मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है कि उसमें क्या होता है? रिंगिंग साउंड होता है। क्लियर। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए आप कभी भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो अगर कोई दो बॉक्सेस रखे हैं, मान लीजिए एक बॉक्स लकड़ी का बना है और एक बॉक्स किसी भी मेटल का बना है, आयरन का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, किसी भी मेटल का, तो एक बॉक्स लकड़ी का बना है और एक बॉक्स मेटल का बना हुआ है। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें से मेटल का कौन सा बना है? तो आप क्या करेंगे? दोनों बॉक्सेस को हिट करेंगे, और हिट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो मेटल है उससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लियर। तो इसीलिए मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी मेटल को बहुत तेजी से जब हिट किया जाता है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे मंदिरों में, टेम्पल्स में अगर हम बात करें, मंदिरों की बात करें, तो मंदिरों में जो घंटी बजती, तो वो रिंगिंग साउंड, तो वो बेसिकली जो घंटी बनी होती है वो मेटल की बनी होती है। क्लियर। तो ये सारी एक्टिविटीज से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि मेटल जो होता है, कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं,
कुछ मटेरियल्स मैलेबल होते हैं, टक्टाइल होते हैं, और कुछ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, और कुछ में रिंगिंग साउंड होता है। ठीक है, तो जनरली ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी मटेरियल पोजेस करता है वो ही मेटल कहलाता है। पहला मैलेबल हो, दूसरा डक्टाइल हो, तीसरा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, चौथा रिंगिंग साउंड। ये अगर चार प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल सेट का पोजेस करता है, मतलब कि वो मटेरियल क्या है, मेटल है। वो मटेरियल क्या है, मेटल है। क्लियर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मटेरियल्स के, सॉरी, मेटल्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मेटल्स में आपका आता है, देखिए अगर आप बात करें तो मेटल्स में आपका आता है आयरन, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे मेटल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर। अब जो कि अब इसके अलावा ऐसे मटेरियल्स जिनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होती, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि जो मैलिएबल ना हो या डक्टाइल ना हो, ठीक है, या पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, तो वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स। वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स के एग्जांपल अगर आप देखें तो सबसे पहले होता है कोल। कोल इज अ नॉन मेटल, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं सल्फर। अगर हम बात करें तो सल्फर भी इज अ नॉन मेटल। क्लियर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्बन, फास्फोरस, ये सब क्या हैं, नॉन मेटल्स। कार्बन हो गया, कोल हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स। क्लियर। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों ने यहाँ पर मेटल्स की कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। सबसे पहले हमने मेलेबिलिटी के बारे में बात की, उसके बाद हमने डक्टिलिटी के बारे में बात की, डक्टिलिटी के बाद फिर हमने गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की, एंड रिंगिंग साउंड, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करने की बात करी। क्लियर। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जहां पर भी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये सब वही चीजें लिखी हुई हैं। क्लियर। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है रिएक्शन। केमिकल शब्द कहीं पर भी आ गया मतलब वहां पर रिएक्शन होता है। अब रिएक्ट होने पर वो मटेरियल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये बताता है कि वो मटेरियल मेटल है कि नॉन मेटल है। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई कंप्लीट, जिसमें फिजिकली उस मेटल का क्या बिहेवियर है। अब केमिकली हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर मटेरियल हम लेते हैं, और अगर हम उसको रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, या अगर हम देखें तो उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, या फिर हम एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएं, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल का क्या बिहेवियर होगा, ये बताएगा कि वो मटेरियल मेटल है कि नॉन मेटल है। जैसा अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अभी हमने देखा था कि भाई मेटल को किसी भी शेप में अपन तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वही अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो उनको नहीं कर पाते। तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, उसमें दोनों ही मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए आप लोगों ने लोहे में जंग लगना, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर। तो वो फिनोमिना क्या था, उसमें क्या था, उसमें उनका रिएक्शन था आयरन का ऑक्सीजन के साथ। आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन था। ये रस्टिंग होता क्यों था, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
या अगर हम बात करें मैग्नीशियम रिबन की, मैग्नीशियम रिबन जो होता है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, क्लियर, मैग्नीशियम रिबन का, क्लियर। तो आपने देखा हो कि जब भी कभी तो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, अगर हम बात करें, अगर मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और जनरली अगर देखा जाए तो ये मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के नेचर के मटेरियल्स होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक, और एक होता है न्यूट्रल। आपको याद होगा मैंने जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने एसिडिक नेचर के बारे में, बेसिक नेचर के बारे में बताया था। तो जो मेटल्स के साथ, मेटल जो होता है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटालिक ऑक्साइड्स बनाता है, तो वो बेसिकली बेसिक इन नेचर होता है, आर बेसिक इन नेचर। मैंने आपको बताया था कि कौन सा मटेरियल एसिटिक है या कौन सा मटेरियल बेसिक है, ये आप कैसे पता करेंगे। मैंने आपको रेड ब्लू लिटमस पेपर कॉन्सेप्ट बताया था, आप मेरा वो लेक्चर देखिएगा जिसमें मैंने रेड ब्लू लिटमस पेपर बताया था कि जो बेसिक्स किस तरीके से होता है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में तब्दील हो जाता है तो बेसिकली वो बेसिक नेचर होता है, और अगर वही ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न आउट हो जाता है तो वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पर जब मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया तो उससे जो मेटल ऑक्साइड मिला, ठीक, उसकी फिर डिसॉल्व किया गया उसको वाटर के साथ, और उस पे फिर चेक किया गया कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो चेंज हो रहा है मतलब दे आर बेसिक इन नेचर। इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया जिसमें एक मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम रिबन, उसको क्या किया गया, बर्न किया गया, क्लियर। उसकी क्या की गई, बर्निंग की गई। तो उसकी बर्निंग कैसे करी गई, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। अब जब उसको जलाया गया तो उससे जो ऐश निकला, मतलब वो जो मैग्नीशियम रिबन को जो जलाया गया उससे जो ऐश निकला, उस ऐश को डिसॉल्व किया गया वाटर में, मतलब उसको पानी में डाला गया और उससे फिर टेस्ट किया गया कि इसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, क्लियर। तो उसमें ऑब्जर्व किया गया जो रेड है लिटमस, वो ब्लू में टर्न हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है। तो जनरली अगर हम बात करें तो जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, क्लियर, उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, ठीक है, तो नॉन मेटल्स में उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पर उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। मैंने आपको बताया था कि सल्फर क्या होता है, सल्फर जो होता है वो नॉन मेटल होता है, क्लियर। अब यहाँ पर सल्फर का रिएक्शन कराया गया ऑक्सीजन के साथ, क्लियर। अब जब सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया तो कौन सी गैस निकली, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या निकला, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर। और जब इस सल्फर को, डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया गया इन दी वाटर, ठीक है, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड तब्दील हो गया तो फिर उसको डिसॉल्व किया गया इन दी वाटर, ठीक है। और वहां से क्या फॉर्म हुआ, जब उसको वाटर में किया तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स किया गया तो उससे जो प्रॉपर्टी बनी वो ब्लू पेपर जो था लिटमस वो रेड में तब्दील, ब्लू किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, क्या था कि जो ऑक्साइड्स हैं सल्फर का वो एसिडिक इन नेचर है, सल्फर का जो ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर। तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से आपको क्या समझ में आया कि जब भी कभी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है उसका नेचर क्या होता है, बेसिक। अगर उसका नेचर बेसिक है, ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है तो उसका नेचर जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर, क्लियर। तो ऑक्सीजन के रिएक्शन से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल मेटल है और कौन सा मटेरियल नॉन मेटल है।
अगर उस मटेरियल का ऑक्साइड बेसिक नेचर निकलता है मतलब वो मेटल है, और अगर उसका ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर निकलता है मतलब वो, क्लियर। तो देखिए आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाटर के साथ क्या डिफरेंस है। देखिए जनरली अगर हम बात करें तो जो वाटर के साथ मेटल्स का रिएक्शन जो होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, बस सोडियम जो एक आई एम सॉरी, सोडियम जो है वो बहुत तेजी से वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बल्कि ऑल मेटल्स जो होते हैं वो उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, ठीक है, तो नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली रिएक्टिव नहीं होते विथ वाटर, बट दे आर वेरी रिएक्टिव इन एयर। नॉन मेटल्स बेसिकली उतने ज्यादा रिएक्टिव वाटर के प्रति नहीं होते जितने वो एयर के प्रति होते, ठीक है। तो इसीलिए नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं उनको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि वो एयर के साथ क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, ठीक है, तो ये जो फास्फोरस होता है ये बहुत ही ज्यादा इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, क्लियर। तो जब भी कभी वो एयर के साथ एक्सपोज होता है, मतलब जब भी कभी वो एयर के प्रेजेंस में आता है तो उसमें तुरंत आग लग जाती है, इट कैचेस फायर, ठीक है। तो इसीलिए फास्फोरस को आपने कभी भी देखा हो कि फास्फोरस को बाहर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस से प्रिवेंट करने के लिए फास्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है वाटर के कंपैरिजन में। एयर के उसमें वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्लियर। तो आपने देखा कि वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन होता है वो बहुत कम होता है। मेटल्स के साथ रिएक्शन किस तरीके से होता है आपने देखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो क्यों होता है, जंग क्यों लग जाता है आयरन में, क्लियर। तो वो क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ भी उसका रिएक्शन होता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है रिएक्शन विद एसिड्स। अगर हम बात करें तो एसिड के साथ जब भी कभी आप रिएक्ट करते हैं, क्लियर, तो आपने कभी नोटिस किया हो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब भी रिएक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड्स, क्लियर, तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है क्या, ठीक है। जैसे कि अगर आप पर्टिकुलरली देखें, आई एम सॉरी, जनरली हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं, जनरली हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। वो जनरली क्या होते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जो मेटल्स होते हैं, अगर हम मेटल्स की बात करें तो वो एसिड्स के साथ रिएक्ट होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। उसका पॉप साउंड होता है, क्लियर। मतलब कभी भी आप मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराइए तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस, एज वेल एज एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, क्लियर। आपने कभी भी देखा हो कि कॉपर जो होता है हमारा वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन ऑन हीटिंग, लेकिन वही अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्लियर, तो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर जो बात है कि एसिड्स का जो होता है, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता, और जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के, आई एम सॉरी, वो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस। उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम बात करें तो अगर रिएक्शंस देखें बेसिस के साथ, क्लियर, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एसिड्स के अलावा बेसिस में भी वही चीजें होती हैं, तो वहां पर भी पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मेटल बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका रिएक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर? तो ये बेसिस के साथ होता है। तो जनरली अगर हम एक मोटा मोटा परसेप्शन बनाएं तो मेटल्स का एसिड्स या बेसिस दोनों के साथ जब रिएक्शन होता है तो एक पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन वही अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स का उतना रिएक्शन नहीं होता। क्लियर है आपको ये? ठीक। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली होता क्या है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि जब भी कभी एक मेटल जब भी कभी एक मेटल डिस्प्लेस हो जाए अनदर मेटल, मतलब कि जब व्हेन वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, बट सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक बीकर में आप दो सॉल्यूशन दीजिए। जैसे कि आपने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें आपने एक दिया कॉपर सल्फेट। एक क्या लिया आपने? कॉपर सल्फेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4। ये कॉपर सल्फेट का जब भी जिंक के साथ रिएक्शन होता है, जब भी कभी किसके साथ रिएक्शन होता है? जिंक के साथ रिएक्शन होता है, तो बेसिकली इसमें क्या चेंज होता है? जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4, और प्लस क्या होता है? कॉपर। देखिए, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहां पर क्या हुआ? कॉपर सल्फेट था, जब जिंक के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर हो गया। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां पर एक मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब इससे पहले देखिए ना, ये कॉपर सल्फेट के साथ कंपाउंड था, ठीक। अब जब जिंक के साथ वो रिएक्ट हुआ तो वो क्या बन गया? जिंक सल्फेट, और ये क्या रह गया? कॉपर रह गया। क्लियर? अब यहां पर देखिए कि ये जो ब्लू कलर था, अगर हम बात करें, ये जो कॉपर सल्फेट है ये क्या हो गया? ये कैसा होता है? ये ब्लू कलर का होता है। क्लियर? वो जिंक सल्फेट में चेंज हो गया, जो कि कलरलेस है। जो कि क्या है? कलरलेस। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो डिसअपियर हो गया। ठीक है। और जो कॉपर जो उसके बाद हुआ वो डिपॉजिट हो गया एट द बॉटम ऑफ द बीकर। अगर हम देखें, आप कभी भी एक बीकर लीजिएगा तो उस बीकर में आप नोटिस करेंगे कि ये जो रिएक्शन होता है, मतलब कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ, क्लियर, तो उसमें क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का कलर चूंकि ब्लू रहता है, ठीक है, लेकिन जब वो जिंक सल्फेट में चेंज हो जाता है, जिंक के साथ रिएक्ट करता है, तब जब वो जिंक सल्फेट में चेंज हो जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है। क्लियर? और नीचे बॉटम में कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। कॉपर क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है नीचे बॉटम में, और वो किस कलर का हो जाता है? वो हो जाता है रेड कलर का। ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर लीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं। सॉरी, वो कॉपर किस कलर का हो जाता है? रेड कलर। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? एक मेटल दूसरे मेटल को उसके जो कंपाउंड होता है उससे डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहां पर जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर। जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर को। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर हम बात करें व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, जितनी भी मशीनरी होती है, आपने देखा हो, ऑटोमोबाइल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इंडस्ट्रियल गैजेट्स हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बॉयलर्स वगैरह हैं, इन सारे में मेटल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब क्या बनती है? मेटल्स की बनती है। जितनी भी हमारी मशीनें होती हैं वो सब किसकी बनती हैं? मेटल्स की बनती हैं। क्लियर? अब कुछ कुछ चीजें नॉन मेटल्स की भी बनती हैं। जैसे नॉन मेटल्स में अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स का बहुत सारा यूज होता है। क्लियर? नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो
नॉन मेटल्स इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक तरीके का नॉन मेटल ही है, ठीक है। तो वो क्या है, ऑक्सीजन भी एक एग्जाम्पल है नॉन मेटल का। तो ब्रीदिंग जो हम ले रहे हैं या जो ब्रीद आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी क्या है, गैसेस हैं, बट दे आर ऑल्सो नॉन मेटल्स। फिर उसके अलावा फर्टिलाइजर्स, नॉन मेटल्स क्रैकर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। तो नॉन मेटल्स का भी बहुत सारा यूजेस होता है। ये तो यहाँ पर आकर के हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है, दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखिए एक्चुअली इसमें बहुत डीप स्टडी है। अगर हम इन मटेरियल्स की बात करें तो बहुत इसमें डीप स्टडी है, बट अभी हमें क्लास 8 की चूंकि पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ आउटर आउटर चीज़ें पढ़नी है। लेकिन अभी जब हम हायर क्लासेस में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से एक बेस मिलेगा, और उस बेस का यूज़ करके आप आगे आपकी स्टडी क्या होगी, आसान होगी। क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप पढ़ लेते हैं, बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, तो फिर आपके लिए स्टडी जो होती है वो आसान हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।